प्राचीन समय की बात है। किसी राजा के राज्य में नगर से बाहर एक पेड़ पर एक नीलकंठ का जोड़ा रहता था। वे दोनों बहुत ही प्रेम से रहा करते थे। वहां उनका बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा था। उन्हें वहां भरपेट भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था। नीलकंठ और उसकी पत्नी कभी वह स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना नहीं चाहते थे। एक दिन नीलकंठ की पत्नी ने नीलकंठ से कहा, स्वामी, आज ठंड बहुत अधिक पड़ रही है, रात काटना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे हमें कुछ ज्ञान मिले और हमारी रात आराम से कट जाए। अपनी पत्नी की ऐसी बात को सुनकर नीलकंठ कहने लगा, देखो, आज मैं तुम्हें आंखों देखी एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। इस कहानी में बताई गई 5 बातों को अगर मनुष्य ध्यान से अमल करे तो निश्चित मानिए वह कभी संकट में नहीं पड़ेगा, और यदि कभी संकट में पड़ भी जाए तो उस संकट से अच्छी तरीके से निकल भी जाएगा। यह कहानी बड़ी ही रोचक और जीवन जीने की ढेर सारी सीख देने वाली कहानी है। नीलकंठ कहानी सुनाना शुरू कर दिया। नीलकंठ अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, जब मेरा तुमसे विवाह नहीं हुआ था तब मैं इस पेड़ पर अकेला ही रहा करता था। तब यह कहानी मैंने यहाँ के राजा से सुनी थी और अपनी आंखों से देखी भी थी। नीलकंठ ने कहा, प्रिय, एक छोटे से गांव में एक वीरभद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन कुछ काम के सिलसिले में उसका उसके पिता से झगड़ा हो गया। वीरभद्र के पिता ने उसे 4 सोने की असरफियां देकर घर से निकाल दिया और कहा कि घर में सारे दिन पड़े रहते हो, बाहर जाकर कुछ व्यापार करके धन कमा कर लाना। वीरभद्र सरल स्वभाव का लड़का था। पिता की दी हुई 4 असरफियां लेकर पैसा कमाने के लिए अपना घर छोड़कर शहर की ओर चल दिया। वीरभद्र सोचता जा रहा था कि 4 असरफियों से वह कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेगा और खूब सारा धन कमाकर अपने पिता को दिखाएगा। यही उम्मीद लेकर शहर की ओर चला जा रहा था। रास्ते में उसकी भेंट एक साधु से हो गई। साधु भी अपनी गंतव्य की ओर जा रहा था। वीरभद्र ने सोचा कि क्यों ना साधु से कुछ परिचय किया जाए। बातचीत करते हुए जब चलेंगे तो हमारा सफर बिल्कुल आराम से कट जाएगा। वीरभद्र साधु महाराज को प्रणाम किया। साधु महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? वीरभद्र ने कहा, साधु महाराज, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं शहर में जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार करूंगा और अपने पिता के लिए बड़ा आदमी बनकर दिखलाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की असरफियां दी हैं, इनसे कोई व्यापार कर लूंगा। इस प्रकार दोनों बातचीत करते हुए चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में वीरभद्र ने साधु से कहा, बाबा, आप तो परम ज्ञानी हैं, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे रास्ता आराम से कट जाए और मुझे कोई सीख मिल जाए और शहर में मुझे कुछ आसानी हो जाएगी। साधु महाराज कहने लगे, बेटा, मैं तुम्हें कहानी तो सुना दूंगा, परंतु मेरी कहानी का तुम्हें मूल्य चुकाना होगा। एक कहानी के बदले मैं तुमसे एक सोने की असरफी लूंगा। साधु की बात सुनकर वीरभद्र सोचने लगा कि मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की असरफियां दी हैं। अगर इनमें से एक असरफी मैं साधु को दे दूंगा तो मैं व्यापार कैसे करूंगा?
फिर सोचा कि ये साधु महाराज कुछ बुद्धिमान दिखाई पड़ते हैं। मैं एक असरफी इन साधु महाराज को देखकर एक कहानी सुन लेता हूँ। यही सोचकर वीरभद्र एक सोने की असरफी साधु महाराज को दे दिया और कहने लगा, महाराज अब आप मुझे कहानी सुनाओ। चलते चलते साधु महाराज ने उस युवक को कुछ उपदेश देना शुरू किया। साधु महाराज कहते, अगर तुमने इस बात पर अमल कर लिया तो यह तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। सुनो, तुम शहर में व्यापार करने जा रहे हो तो तुम मेरी एक बात को ध्यान रखना। यदि शहर में तुम्हें कोई ठीक ठाक व्यापार ना मिले तो तुम खाली मत बैठना। जो भी जैसा भी काम मिले वह काम कर लेना। सबसे पहला और अनमोल मूल मंत्र है, खाली बैठने से परदेश में अपनी जेब से ही धन खर्च होता है। इससे तुम्हें काम का अनुभव भी होगा और तुम्हारा समय भी ठीक से कट जाएगा। वीरभद्र ने कहा, ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे इस उपदेश पर जरूर अमल करूंगा। अब आप कहानी सुनाइए। साधु बोले, बेटा कहानी तो खत्म हो गई, अभी मैंने आपको यह कहानी ही सुनाई थी ना। वीरभद्र कहने लगा, महाराज यह कैसी कहानी थी जो जरा सी देर में खत्म हो गई। यह तो आपने मुझे उपदेश दिया है, मुझे कोई कहानी सुनाओ। साधु ने कहा, अगर तुम दूसरी कहानी सुनना चाहते हो तो तुम्हें एक सोने की असरफी और देनी पड़ेगी। मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुना दूंगा। उस लड़के ने कुछ सोच विचार करने के बाद एक और सोने की असरफी साधु महाराज के हाथों पर रख दी और कहा, बाबा मुझे कहानी सुनाइए। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ। साधु कहने लगा, बेटा तुम शहर में रहकर कभी किसी दूसरे की वस्तु पर छल कपट से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को हमेशा मिट्टी के समान ही समझना, उस पर नीयत खराब मत करना। वीरभद्र ने कहा, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। अब कहानी सुनाइए। साधु कहने लगा, बेटा कहानी तो खत्म हो गई। वीरभद्र ने फिर कहा, अरे महाराज यह क्या कह रहे हैं, यह तो आपने सिर्फ मुझे उपदेश दिया है। इतने से उपदेश के लिए आपने मुझसे 2 सोने की असरफियां ले ली। साधु ने कहा, बेटा ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है, ज्ञान तो अनमोल होता है। ज्ञान की कीमत तब पता चलती है जब मनुष्य विपत्ति में पड़ता है और वही ज्ञान उसे विपत्ति से उबारता भी है। वीरभद्र कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं तुम्हें एक सोने की असरफी और देता हूँ, तो मुझे एक उपदेश और दीजिए। साधु तीसरा उपदेश देने लगा कि यदि तुम्हें किसी का भेद पता चल जाए तो उसे किसी से नहीं कहना चाहिए, नहीं तो जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। वीरभद्र कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं ये भी जरूर ध्यान रखूंगा। अब वीरभद्र सोचने लगा कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही असरफी रह गई है। अब इस असरफी से व्यापार तो हो नहीं पाएगा, क्यों ना साधु महाराज से एक उपदेश और सीख लिया जाए। यही सोचकर वीरभद्र ने बची हुई चौथी असरफी भी साधु महाराज के हाथों में रख दी। वह कहने लगा, साधु महाराज अब आप मुझे एक उपदेश और दीजिए। वह साधु महाराज कहने लगे, ठीक है बेटा, अब मैं तुम्हें चौथा उपदेश देता हूँ। साधु महाराज कहने लगे, पुत्र यदि तुम्हें कभी रास्ते में कोई प्रेम से मिलाकर बैठने को कहे तो आपका चाहे कितना ही कीमती काम हो, उसे छोड़कर आप 2 मिनट उसके पास जरूर बैठना। उसके साथ बिताया गया समय तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। इस प्रकार साधु महाराज ने वीरभद्र को 4 उपदेश दे दिए।
वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज, आपके उपदेश बहुत कीमती हैं, लेकिन अब मेरे पास कोई भी पैसा नहीं बचा है, वरना मैं दो चार उपदेश और सुन ही लेता। तब साधु कहने लगा, पुत्र, किसी के उपदेश को, किसी की शिक्षा को बिना मूल्य चुकाए ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर भी तुम कहते हो तो एक उपदेश मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे ही देता हूँ, जिसका तुमसे कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा। साधु महाराज ने कहा, बेटा, प्रदेश में रहकर किसी दुराचारी स्त्री का भरोसा मत करना। दुराचारी स्त्री का कोई पता नहीं होता है कि उसके दिल में क्या है और दिमाग में क्या है। यह कहकर साधु महाराज वीरभद्र से बोले, बेटा, तुम्हारा और मेरा साथ बस यहीं तक था। पास में ही मेरा आश्रम है और अब मैं अपने आश्रम पर जा रहा हूँ। इतना कहकर साधु महाराज अपने आश्रम पर चले गए। वीरभद्र वहां से अकेला आगे शहर की ओर बढ़ गया, परंतु वह मन ही मन सोचने लगा कि साधु महाराज ने 5 उपदेशों के बदले मुझसे 4 सोने की असरफियां ले ली हैं। लेकिन साधु तो धन दौलत का त्याग करके ही बनते हैं। फिर साधु को धन से क्या काम था। लेकिन मैं जब शहर से अपने गांव आऊंगा तब साधु से जरूर पूछूंगा। फिर सोचा, चलो जो भी है, लेकिन साधु की बातें बड़ी ही कीमती मालूम पड़ती हैं। मैं साधु की बातों को हमेशा याद रखूंगा। अब उस व्यक्ति को चिंता होने लगी कि अब मेरे पास पैसा बचा नहीं, अब मैं बगैर पैसे के क्या खाऊंगा। पैसा है ही नहीं, इसीलिए व्यापार भी नहीं कर सकता हूँ। यही सब बातें सोचते सोचते वह एक शहर में पहुंच गया। शहर में पहुंचकर वह किसी नौकरी की तलाश करने लगा, क्योंकि उसके पास में पैसा तो था नहीं। सोचा कि किसी की नौकरी ही कर लेते हैं, क्योंकि साधु बाबा ने भी कहा था कि परदेश में खाली नहीं बैठना चाहिए, छोटा मोटा जो भी काम मिले कर लेना चाहिए। तभी वीरभद्र की भेंट एक राजा के नौकर से हो गई, जो राजा के अस्तबल में नौकरी करता था। उसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल राजा के यहाँ रहकर उनके घोड़े की देखभाल करता था। उसने देखा कि एक आदमी नौकरी की तलाश में घूम रहा है और तब उसने उस आदमी से कहा, भाई, तुम्हें काम की तलाश है और मुझे राजा छुट्टी नहीं दे रहा है। घर पर मेरी माँ बहुत बीमार पड़ी हुई है। काफी दिनों से मैंने अपनी माँ को देखने नहीं जा पा रहा हूँ। राजा ने मुझसे कहा है कि किसी और को काम पर लगा दो, तो तुम घर चले जाओ। एक काम करो भैया, मेरी जगह पर 2 महीने के लिए तुम काम कर लो। जो भी वेतन मिलेगा वह तुम रख लेना। जब मैं अपनी माँ को देखकर लौट आऊंगा तब तुम कोई और काम तलाश कर लेना। धर्मपाल की बात को सुनकर वीरभद्र ने सोचा कि इधर उधर घूमकर समय नष्ट करने से तो अच्छा है कि 2 माह तक मैं इसकी जगह पर ही काम कर लूं। इसके बाद मेरे पास कुछ पैसे भी हो जाएंगे और 2 महीनों में मैं यहाँ के लोगों को समझ भी लूंगा। यही सोचकर वीरभद्र धर्मपाल की जगह पर काम करने लगा। काम करने के लिए तैयार हो गया। धर्मपाल वीरभद्र को लेकर राजमहल में पहुंचा। नीलकंठ कहने लगा, वहां के राजा धीरेन्द्र प्रताप बड़े ही बुद्धिमान और प्रतापी राजा थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम करुणा था। करुणा बहुत ही सुंदर थी और राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे। राजा धीरेन्द्र प्रताप ने अपने घोड़ों की देखभाल के लिए कई नौकर लगा रखे थे। प्रत्येक नौकर के हिस्से में 10 घोड़े थे।
उन्हें खिलाने पिलाने के लिए उन्हें बराबर राशन और घोड़ों के लिए चने हर नौकर को रोज दिए जाते थे। इधर धर्मपाल वीरभद्र को लेकर के राजा के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, नगर की मैं स्त्री कुछ ने दिनों के उसकी बात लिए सुनी अपनी और बीमार माँ को अपने पतियों से देखने के जाकर लिए बतला दिए। गांव जा रहा धीरे हूँ। धीरे राजा जब ने तक भी सुना मैं कि लौटकर नहीं उनके राज्य आता में हूँ, एक व्यक्ति तब है तक जो मेरे तोता स्थान पर और यह मैना व्यक्ति के काम पास करेगा। नौकरी करता था। इसका नाम तब राजा वीरभद्र ने उस है और आदमी यह को बड़ा अपने पास मेहनती और बुलाया और ईमानदार कहा, व्यक्ति है। तुम मुझे एक आपकी आज्ञा तोता का बच्चा चाहिए। पकड़कर लाकर राजा ने हमें दे कहा, दो। धर्मपाल, इसके बदले में इसमें आज्ञा हम की क्या तुम्हें बात बहुत है? सारा इनाम यदि यह देंगे। व्यक्ति गरीब तुम्हारा आदमी घबरा भरोसेमंद गया है और बोला, तो महाराज, इसे ले आप जाकर मेरे प्राण अपना ले काम लो, समझा पर दो मैं और आपको तोता जाओ का जाकर बच्चा अपनी लाकर माँ नहीं से दे मिला सकता आओ। हूँ। मैंने तो उनकी राजा जान ने कहा, बचाई थी। एक धर्मपाल, रक्षक अगर यह भक्षक तुम्हारा कैसे बन साथी सकता है? ठीक से काम उसके नहीं कर इनकार पाया करने तो पर राजा उसके बहुत लिए हम नाराज हुआ इसे और बोला, नहीं तुम्हें अगर दंड देंगे। तुमने हमारी बात नहीं धर्मपाल मानी ने और कहा, तोता ठीक का है बच्चा महाराज, लाकर हमें आपको नहीं दिया शिकायत तो का अवसर हम नहीं तुम्हारी मिलेगा। पत्नी और मैं बच्चों इसे को सारा मरवा काम देंगे। अच्छे से समझा आगे दूंगा। भगवान शिव इस रूपी प्रकार व राजा साधु की आज्ञा महाराज को कहने लगे लेकर कि वीरभद्र को मनुष्य सबसे लेकर ज्यादा कमजोर धर्मपाल तब पड़ता घोड़े है के जब अस्तबल में उसके पहुंच गया बच्चों की और सुरक्षा की बात आती वीरभद्र है। से कहने लगा ऐसे कि में वह देखो, कुछ भी करने तुम्हें को इन 10 मजबूर घोड़ों हो का जाता है। अच्छे से वह ख्याल व्यक्ति रखना है, बहुत घबरा इनको गया। रोज नहलाना उसने सोचा है कि और अब इनकी मुझे अच्छे किसी भी से तरह मालिश तोता का करनी है। बच्चा इनको लाकर दाना राजा को खिलाना देना है ही और होगा। आज से तुम वह घर आया इसी और कमरे में अपनी रहोगे। पत्नी को इस डांटने प्रकार लगा कि तुमने यह धर्मपाल क्या कर दिया? वीरभद्र को तुम्हें अपनी बिल्कुल भी जिम्मेदारी समझ नहीं सौंपकर है हम क्या अपने गांव करते के हैं लिए और कहाँ चला जाते गया। हैं। तुमने यह इधर बातें घोड़े की नगर की देखभाल स्त्रियों के से लिए तो कही। वीरभद्र धीरे अपने धीरे वह काम बात में राजा लग तक गया। पहुंच गई। घोड़ों अब को बताओ खिलाने मैं के क्या लिए करूं? रोज उस 20 तोता और किलो मैना चना ने दिए हमें जाते नया थे। घर और पहनने वीरभद्र को उन चनों अच्छे को वस्त्र दिए एक हैं। पोटली में मैं बांधकर उनके साथ अपने गद्दारी अस्तबल में कैसे कर जाकर सकता पानी हूँ? में भिगोकर तुमने यह बात अपने उन घोड़ों महिलाओं को को खाने को बताकर डाल बहुत दिया बड़ी भूल करता की था। है। एक दिन वह व्यक्ति वीरभद्र अपने अपनी काम पत्नी से को जल्दी समझाते फ्री हो हुए गया। कहने लगा फिर कि देखो, उसने सोचा अपने कि घर की क्यों कुछ ना बाकी बातें नौकरों दूसरों के से साथ कभी नहीं बैठकर कहनी चाहिए। कुछ बातचीत कर पहली ली बातें जाए। आपके घर यही में सोचकर कितना धन है वीरभद्र और दूसरे नौकरों आपकी के कमाई का स्रोत क्या पास है, जाकर बैठ यह गया। बातें दूसरों जो से राजा कभी के नहीं यहाँ बतानी उसी की चाहिए। तरह अन्य दूसरी घोड़ों बात, की घर देखभाल में करते आपसी थे। प्रेम की बातें वीरभद्र पति उनके पत्नी पास के पहुंचा प्रेम तो की बातें उसने बाहर देखा वालों कि के सामने अन्य नहीं सभी करनी नौकर चाहिए। एक दूसरे के लड़ाई कमरे झगड़ा में मतभेद बैठकर मान शराब अपमान की पीने में बातें लगे कभी हुए दूसरों हैं। के सामने वीरभद्र ने नहीं कहा, करनी भाई चाहिए, तुमने तो वरना लोग घोड़ों को हमारी गुप्त खुराक भी बातें नहीं जानकर डाली और हमारी शराब पीने में कमजोरी को लगे हो। समझकर हमारा उन सभी फायदा नौकरों उठाते ने हैं। कहा, अरे चौथी भाई, बात, अपनी बिना अपना कमजोरी काम दूसरों खत्म के किए सामने हम न बताएं कभी और नशा अपनी पानी नहीं उन्नति का करते राज हैं। किसी को हम भी सब न ने अपने बताएं। अपने जिन घोड़ों बातों को के खुराक कहने से डाल चुके आपके हैं। परिवार पर उसके दुख आ बाद ही सकता यहाँ है, पर वह बैठकर बातें मदिरा कभी पीने बाहर आए नहीं हैं। करनी चाहिए। वीरभद्र ने हमारी यह देखा गलती कि आज राजा हमारे के यहाँ परिवार से को मौत के घोड़ों मुंह के में डाल लिए रही जो है। चने मिले वह थे गरीब वह आदमी अभी भी अपनी नौकर औरत के पर पास चिल्लाते ही हुए में कहने रखे लगा, हुए थे। यदि तुमने इस वीरभद्र ने बात को कहा, छुपा अरे लिया भाई, होता तो तुम आज झूठ हम बोल निर्भय रहे हो। होकर अपने आपके घर पास में अभी आनंद की भी जिंदगी जी बहुत रहे सारे होते। चने अब राजा टूटने की के लिए आज्ञा पड़े है हुए तो हैं तोता और का बच्चा तुम कह लाकर रहे हो राजा को कि देना हमने ही अपने पड़ेगा। घोड़ों लेकिन को जिन खुराक बच्चों डाल की दी मैंने है। इतने वो दिनों कहने देखभाल लगे, करी, देखो जिन्हें भाई, मैंने हमारे मरने से पास जो बचाया, चने अब रखे मैं उन्हें हैं किस यह प्रकार चने मौत के मुंह घोड़ों में डाल को सकता खिलाने हूँ। के लिए नहीं पत्नी है। कहने लगी कि देखो, वीरभद्र अब ने जो भी पूछा, हो, फिर लेकिन हमें घोड़ों अपनी को क्या और अपने खिलाते हो? बच्चों की जिंदगी अन्य बचानी नौकर है तो कहने लगे, आपको यह देखो, पाप करना राजा ही हमें पड़ेगा। 20 किलो चना अब तो देता बड़ा है, लाचार हम होता 5 हुआ किलो वह चना गरीब आदमी घोड़े को खिला जंगल देते की ओर हैं चल पड़ा, और जहाँ बाकी वह के तोता चने के बच्चों की बेचकर देखभाल अपना नशा करता था। पानी का उधर जब इंतजाम तोता कर और लेते मैना हैं। और उसके बच्चों ने वीरभद्र को यह उस गरीब सुनकर आदमी अच्छा को नहीं लगा। अपने पास आता सोचने हुआ लगा, देखा तो यह तो वह निर्दोष बड़े खुश जानवरों हुए। के साथ अपने बच्चों को धोखा है। अत्यंत खुश वीरभद्र देखकर ने उनसे तोता और कहा, मैना भाइयों, कहने लगे, तुम अरे सब अपना बच्चों, पेट
भरने तुम के इतने लिए, खुश क्यों हो नशा रहे हो? करने के लिए वह तो तुम में इन से बेचारे किसी एक जानवरों को को लेने क्यों आ रहा भूखा है। रखते हो? तुम में से वे कौन सब है नौकर जो कहने आज लगे, देखो उसके साथ भाई, जाकर पेट उसकी और भरने के उसके लिए बच्चों यह की सब जान करना पड़ता है। बचाएगा? फिर राजा तोता से कहने मिलने लगा, वाले वेतन बच्चों, से हमारा लेकिन ठीक एक से बात याद रखना, गुजारा नहीं तुम हो में से पाता जो है। भी
तुम्हें उसके साथ धर्मपाल ने जाएगा, वो यहाँ कभी रखा है, लौट कर नहीं इसीलिए आएगा। वह हमने नगर यह के बात राजा तुम्हें का बता दी है। भोजन बन यह जाएगा। बात किसी और से उसकी मत पत्नी कहना, ने पूछा, वरना तुम्हारे आप साथ ऐसा क्यों अच्छा कर रहे नहीं हैं? होगा। तो तोता कहने लगा, वीरभद्र उनकी बातें बच्चों, सुनकर यहाँ का राजा चुपचाप बीमार पड़ अपने गया है कमरे और में लौट वैद्यों आया से दवाई और बनाने के सोचने लिए लगा कि तोते के वे बच्चे का लोग ठीक ही मांस कहते लाने को हैं, कहा है। कल से मैं भी इसीलिए तुम ऐसा में ही से करूंगा। किसी एक को वह बेईमानी लेने करके के मैं लिए भी आया खूब हुआ है। सारा पैसा यदि तुम में इकट्ठा से कर कोई लूंगा। उसके साथ मुझे जाने यहाँ को 2 तैयार महीने है ही तो तो रहना वह जा है। सकता है। धर्मपाल तभी आते उनमें ही से एक वह बच्चा मुझसे कहने लगा यह काम कि छीन उस लेगा, आदमी ने ही तब हम तक मैं सबकी कुछ जिंदगी पैसे कमा बचाई लूंगा। है और आज उसके वह बाद आदमी मैं बहुत कोई बड़ी व्यापार मुसीबत कर में लूंगा। है। ऐसे में वह हमें ऐसा भी सोच ही रहा उसकी था मदद कि करनी तभी चाहिए, उसे चाहे शादी हमारी की जान दूसरी क्यों बात ही ना याद चली आ जाए, गई कि लेकिन हम उसके किसी साथ दूसरे के जरूर धन जाएंगे। पर कल्चपट उधर से वह आदमी उस अपना बरगद के अधिकार नहीं वृक्ष के करना नीचे आ चाहिए। पहुंचा और दूसरे के धन को तोता मैना से मिट्टी के अपना समान दुख समझना बताने लगा। चाहिए। तब उसके तोता ऊपर कहने लगा, कहीं भाई अपनी तुम नीयत चिंता खराब न करो, नहीं करनी हमारे बच्चे चाहिए। तुम्हारे साथ यह जाने बात के याद लिए आते तैयार ही हैं। तुम वीरभद्र के इनमें से विचार किसी बदल एक गए। को ले वह जाओ। सोचने लगा कि अब वह मैं गरीब भूखा आदमी रह लूंगा, उनमें से एक लेकिन तोता के यह बच्चे पाप को का धन लेकर कभी लौट नहीं गया खाऊंगा। और राजा को ले जाकर नीलकंठ दे अपनी दिया। पत्नी से राजा कहने उस लगा, तोते के प्रिय, बच्चे को एक उस पिंजरे दिन में बंद से कर दिया वीरभद्र और बड़ी ही अपने ईमानदारी नौकर के को साथ रखने के लिए अपने कह घोड़ों दिया। को राजा खिला कहने लगा पिलाकर कि कल हर समय वैद्य को उनकी देखभाल बुलाकर इस करता वैद्य था। को दे देना, इधर वीरभद्र को इससे वैद्य वह काम दवाई बना करते हुए सकेगा। 1 महीना इधर क्या हो हुआ गया। कि उस 1 राजा का महीने एक के बेटा था अंदर जो पशु वीरभद्र के पक्षियों से सभी घोड़े बहुत प्रेम करता एकदम था। हष्ट-पुष्ट उसे और यह नहीं तंदुरुस्त पता था दिखाई कि यह देने तोता लगे उसके और पिता के बाकी खाने के नौकर जो लिए दाने लाया की गया चोरी है। करते थे, वह अपने मित्रों के घोड़े को साथ कम उसी जगह खिलाते पर थे। खेल रहा उनके था घोड़े जहाँ पर तोता कमजोर का होते बच्चा चले पिंजरे गए। में कैद था। नीलकंठ कहा, राजकुमार ने प्रिय, एक जब दिन एक क्या सुंदर हुआ तोते कि को पिंजरे राजा में बंद अपने देखा तो मंत्री से कहने वह लगा, उसके मंत्री, साथ खेलने बहुत लगा। दिन हो गए तभी हैं राजकुमार मैंने का अपने एक मित्र घोड़ों की कहने दौड़ लगा, नहीं मित्र, देखी है, तुम इस पक्षी को इसीलिए कल बाहर अपने निकालो। सभी यह घोड़ों कितना को सुंदर तोता है, मैदान में पिंजरे में बुलाया इसका जाए। रहना बिल्कुल कल मैं सही नहीं घोड़ों है, की दौड़ की हम इसे आजाद प्रतियोगिता कर देते रखूंगा। हैं। राजा अपने ने मित्र जैसा की कहा बातें था, सुनने के बाद मंत्री ने वैसा ही राजकुमार उस नौकरों तोते को के आदेश बच्चे कर को दिया। पिंजरे से बाहर अस्तबल के निकाल सभी दिया। नौकर घोड़ों जैसे को ही वह अच्छी पिंजरा तरीके खुला से तो तोता खूब का सजा बच्चा धजा कर आकाश में अपने उड़ गया। अपने घोड़े को धीरे लेकर धीरे यह खाली बात मैदान में राजा तक पहुंच पहुंच गए। गई कि राजा साहब आपके ने जब राजकुमार घोड़ों ने पर उस नजर तोते डाली को तो छोड़ दिया है। देखा सारे अब घोड़े आपके प्राण कमजोर हो बचाना गए बहुत ही हैं। मुश्किल है। उन्होंने अपने यह मंत्री सुनकर से राजा कहा को कि बहुत मंत्री, गुस्सा आया। हमारे उन्होंने सारे राजकुमार घोड़े को बड़े बुलवाया ही और स्वस्थ थे, कहने लगे हष्ट कि पुष्ट थे, तुमने उस लेकिन तोते के बच्चे मैं को मात्र 10 क्यों घोड़े छोड़ स्वस्थ दिया। देख रहा हूँ। राजकुमार बहुत घबरा बाकी गया के सब और घोड़े बोला, बहुत पिताजी, कमजोर हो गए मुझे क्या हैं। पता था मुझे कि तो वह ऐसा उड़ लगता है जाएगा। कि मैं तो नौकरों उसके ने साथ खेलना खिलाने चाहता में था। लापरवाही की अपने है। पुत्र की बात इधर सुनकर वीरभद्र राजा के को घोड़े और भी एकदम गुस्सा स्वस्थ आया। और उन्होंने फुर्तीले थे। राजकुमार को उन नगर से घोड़ों को निकलने का देखकर आदेश दे राजा दिया। बड़ा ही प्रसन्न अब हुआ। राजा के सैनिक राजा ने अगले राजकुमार को दिन नगर की वीरभद्र को सीमा से दरबार बाहर में छोड़ बुलाया दिए। और कहा कि उधर वह तुम तोते का बच्चा वही हो ना उड़कर अपने जिसे माता पिता धर्मपाल के ने पास पहुंच अपने गया और स्थान पर रखा उन्हें था। सारी बात बता दिया कि राजा वीरभद्र के ने बेटे कहा, हाँ ने महाराज, उसे मैं आजाद कर वही दिया हूँ। है। राजा ने तोता और पूछा, मैना ने आपके जब घोड़े अपने बच्चे हष्ट को पुष्ट हैं, देखा तो लेकिन कहा, हमारे पुत्र, और घोड़े राजा इतने के कमजोर बेटे क्यों ने हैं? तुम्हें तो जबकि आजाद कर घोड़ों दिया की है, खुराक तो लेकिन सभी को वह खुद बराबर संकट में बराबर फंस गया है। मात्रा में दी जाती है। उसके दुष्ट पिता तब ने उसे वीरभद्र नगर ने से कहा, बाहर महाराज, निकाल मैं दिया इस है। बात का रहस्य अब तो उसकी आपको जिंदगी बता की दूंगा, जिम्मेदारी लेकिन तुम्हारे यह बात ऊपर मैं है। तभी तुम बताऊंगा जाओ और जब यहाँ उसकी सभी मदद करो। नौकर वह मौजूद तोता होंगे। का बच्चा राजा राजकुमार ने की सभी मदद करने नौकरों के को लिए बुलाने का उसके पास आदेश दे पहुंच दिया। गया। सभी राजकुमार नौकर उसे राजा देखते के ही सामने पहचान लिया उपस्थित कि हुए। यह तो वही राजा पक्षी ने है जिसे वीरभद्र मैंने से पिंजरे से पूछा, अब आजाद बताओ, किया था। बाकी घोड़ों राजकुमार की कहने लगा, कमजोर तुम्हारी होने के वजह से पीछे मुझे क्या कारण मेरे है? पिता ने नगर से बाहर निकाल दिया है। वीरभद्र कहने अब लगा, तुम्हें बताओ महाराज, मैं आपके ये क्या सभी करूं, नौकर कहाँ बड़े जाऊं? लालची और तोता कहा
नहीं कि है। मित्र तुम चिंता आप मत घोड़ों करो, के लिए तुमने रोजाना 20 जिसे किलो मेरी चना जान देते बचाई हैं, थी, लेकिन इसीलिए मैं या 5 तुम्हारी किलो मदद चना करने घोड़े को आया हूँ। खिलाते हैं, सुख दुख में बाकी अब के मैं 15 तुम्हारे किलो साथ ही चना रहूंगा। अब वह बाजार राजकुमार में खुश हो बेचकर गया शराब क्योंकि ले उसे आते कम से हैं। कम एक घोड़े साथी को तो मिल पर्याप्त गया। मात्रा
यात्रा में अब तोता और सुराग न मिलने राजकुमार से दोनों एक सारे दूसरे घोड़े राजा कमजोर के हो राज गए में पहुंच हैं, गए। लेकिन चलते मैंने चलते बड़ी वे दोनों ईमानदारी एक से सुंदर बगीचे आपका में दिया पहुंच हुआ गए। राशन इस बगीचे घोड़े में को वहां खिलाया के है, राजा की पुत्री इसीलिए थी, मेरे घोड़े अपनी सहेलियों तंदुरुस्त के हैं। साथ घूमने आया वीरभद्र की करती बात थी। को सुनकर उस राज्य के राजा राजा नौकर की पर कन्या बिगड़कर का बोला, नाम चंद्रप्रभा था। हरामखोरों, हम राजकुमारी तुम्हें इस बात चंद्रप्रभा की बहुत ही तनख्वाह सुंदर देते हैं थी कि और तुम उसकी घोड़ों का खूबसूरती दाना भी की खा चर्चा जाओ। पूरे नगर में राजा होती ने थी। सभी नौकरों राजकुमार को और जेल तोता में डालने उसी का बगीचे हुक्म सुना में दिया। बैठे हुए थे। सारे तभी नौकर वहां नीचे राजा की गर्दन झुका पुत्री करके चंद्रप्रभा चुपचाप खड़े हो अपनी गए सहेलियों के और साथ कहने लगे, बगीचे महाराज, में घूमने हमें आई। क्षमा कर दो, राजकुमारी को हमसे बड़ी देखकर गलती हो गई राजकुमार है, वृक्ष के अब हम पीछे छुप दोबारा गया ऐसा और तोता कार्य नहीं करेंगे। राजकुमारी के सामने पहुंच वीरभद्र गया। कहने लगा, महाराज, राजकुमारी उस इस बार सुंदर आप तोता इन्हें को क्षमा कर देखकर दीजिए। मोहित मैं हो गई। उम्मीद वह करता उसे हूँ पकड़ना कि चाहती अब थी, यह दोबारा लेकिन गलती तोता नहीं उसकी पकड़ करेंगे। में नहीं आया। नीलकंठ यहाँ अपनी पत्नी राजकुमार से फिर बोला, राजकुमारी प्रिय, चंद्रप्रभा की वीरभद्र सुंदरता के पर कहने मोहित हो पर गया था। राजा ने उन्हें कुछ समय चेतावनी बगीचे देकर में छोड़ दिया। टहलने के बाद वीरभद्र की ईमानदारी राजकुमारी को अपने देखते महल हुए में राजा लौट ने आई। अब वीरभद्र तो को घोड़ों राजकुमार के पूरी तरह अस्तबल से का और मुख्य निरीक्षक राजकुमारी बना पर दिया मोहित हो गया और था। कहा कि अब वीरभद्र, राजकुमार उस आगे से तोते से तुम्हारा कहने काम लगा इतना कि है कि तुम मुझे इन सब पर राजकुमारी से नजर मिला रखोगे। तो मैं अगर उसके कोई बिना घोड़े अब रह का नहीं दाना पाऊंगा। चोरी करता है तो तोता कहने उसकी लगा, खबर मित्र, तुम मुझ तत्काल पर हमें भरोसा मिलनी रखो। चाहिए। मैं पता राजा लगाकर ने आता हूँ वीरभद्र कि को और अपने राजकुमारी हाथ कहाँ से रहती हैं उतार और कर एक तुम हीरे की अंगूठी उससे दे दी कैसे मिल और सकते हो। कहा कि जब भी अब तो तुम्हें तोता हमसे मिलना हो राजकुमारी तो तुम चंद्रप्रभा के ये पास आया। अंगूठी पहरेदार को राजकुमारी के महल दिखाकर में हमसे चारों किसी भी तरफ समय पहरेदार मिल थे, सकते हो। लेकिन तोता अब तो उड़ता वीरभद्र हुआ नौकर का ऊपर से काम जाता है छोड़कर और मुख्य निरीक्षक जाकर बन गया। राजकुमारी के कक्ष से वीरभद्र ने बाहर बैठ अस्तबल में गया। पहुंचकर तोता सभी वहां से नौकरों सारा को नजारा समझाया कि देखकर और देखो, राजकुमार के इस पास बार तो आया मैंने और तुम्हें बचा सारी दिया। बात अगर आकर दोबारा राजकुमार को तुम्हारी बतला गलती दिया पकड़ी कि गई तो महल में राजा जाकर साहब राजकुमारी तुम्हें से मिलना तो जिंदगी भर के बहुत लिए मुश्किल जेल है। में डाल देंगे। तुम एक काम करो, अपना इसीलिए रुमाल मुझे दे दो, ईमानदारी से मैं अपना तुम्हारा अपना रुमाल काम किया आज करो। राजकुमारी के उस पास दिन से पहुंचा सभी दूंगा नौकर और ईमानदारी उसकी से चुनरी ले घोड़े को आऊंगा। अब खिलाने रात में पिलाने तोता लगे। फिर राजकुमार का उन्होंने रुमाल कभी लेकर भी बेईमानी नहीं राजकुमारी की। के कक्ष के सारे बाहर घोड़े कुछ ही छोड़कर दिनों में फिर से स्वस्थ राजकुमारी हो की गए। चुनरी साथ इधर में ले देखते आया। ही देखते 2 सुबह माह जब का समय राजकुमारी भी उठी निकल तो चुका था। देखती है कि अपनी माँ से उनके पास मिलकर एक रुमाल धर्मपाल रखा हुआ है। अपनी नौकरी पर राजकुमारी लौटा। तुरंत समझ जैसे गई कि ही रात धर्मपाल में कोई घोड़े पुरुष के अस्तबल में उसके कक्ष पहुंचा में आया तो था। सारे उसने नौकर देखा कि वीरभद्र की उसकी चुनरी करतूत गायब है धर्मपाल को और बताने उसकी लगे जगह कि किसी पुरुष का हमारी चोरी रुमाल रखा वीरभद्र हुआ ने है। राजा को राजकुमारी पकड़ा बहुत दी व्याकुल और हो गई राजा ने और उसे अपने अस्तबल का सभी मुख्य सिपाहियों को निरीक्षक भी बना सावधान दिया कर है। दी। वह सिपाहियों से धर्मपाल ने पूछने कहा, लगी तुम कि लोग रात चिंता में ना करो, उनके पास मैं कौन वापस आया आ था, गया हूँ। लेकिन अब तो उसे किसी के यहाँ से पास जाना कोई ही जवाब पड़ेगा। नहीं था। अब नौकरों ने कहा, राजकुमारी के नहीं कक्ष की भाई, सुरक्षा वह और यहाँ से अधिक नहीं बढ़ा दी जाएगा, गई। अगले दिन क्योंकि फिर से राजा ने तोता उसे और हम सबकी राजकुमारी के देखभाल कक्ष में आ करने के पहुंचा लिए ही और लगा रखा अपने है। मित्र द्वारा उसके लिखा बाद हुआ में चिट्ठी धर्मपाल राजकुमारी के वीरभद्र के पास पास रखकर आ पहुंचा। पहुंचा। धर्मपाल को अगले दिन देखते अब ही राजकुमारी वीरभद्र जागी एकदम और खुश चिट्ठी हो को गया पढ़ी तो और कहने लगा, उनमें लिखा मित्र, था कि तुम आ राजकुमारी, गए। मैंने जब से तुम्हें तुम्हें देखकर देखा मुझे है बड़ी खुशी तब से मैं हुई। तुम्हारा हो गया धर्मपाल हूँ। मैं वीरभद्र के पास तुमसे विवाह में करना बैठ चाहता गया। हूँ। अगर तुम्हें उसके मुझसे बाद मिलना है वीरभद्र तो वहाँ जो तुम घटना घटी अपने थी बगीचे उसके में आ बारे जाना, में उसे मैं तुम्हें बताने वहाँ लगा। मिल जाऊंगा। धर्मपाल अब कहने लगा, राजकुमारी अपनी तुमसे सहेलियों को पहले मुझे लेकर इस बात बगीचे का में पता लग पहुंची, चुका है। लेकिन वहां से इसके बाद कोई दोनों पुरुष साथ नजर नहीं साथ आया। बैठकर वहां तो भोजन सिर्फ करने वही लगे तोता और घूम भोजन रहा करने था। के अब बाद तो तोता अपने अपने राजकुमारी बिस्तर से पर कहने लेट लगा, गए। उधर राजकुमारी तुम धर्मपाल मन ही जिसे मन ढूंढ रही हो वीरभद्र से वह जलने तुम्हें लगा था, सबसे क्योंकि मिलवा सकता राजा हूँ, ने लेकिन उससे पहले भी तुम बड़े मुझे पद वचन पर दो कि तुम नौकरी दे मेरे दी मित्र थी को और बंदी नहीं उसने नौकरों की बनाओगी। चोरी राजा को राजकुमारी ने पकड़ा दी वचन थी, दिया कि वह इसीलिए उसे बंदी धर्मपाल नहीं उससे जलने बनाएगी। लगा था। राजकुमारी उस नीलकंठ तोते अपनी से पत्नी से कहने फिर लगी बोला, कि अब तुम ये मुझे उसे जो मिलवा धर्मपाल दो, था मैं वह भी भी देखना उनके चाहती साथियों हूँ की कि ही वह तरह कौन चोरी है करता जो था। इतनी इसीलिए सख्त पहरे के वीरभद्र बावजूद का भी राजा
राजा को मेरे कछ चोरी में के पहुंच गया बारे था। में
अब बताना तोता ने अपने बिल्कुल मित्र पसंद नहीं आया। राजकुमार को अब बुलाया तो और धर्मपाल राजकुमार भी वीरभद्र देखने को में नीचा बहुत दिखाना सुंदर था। चाहता था। राजकुमार को उसे देखकर बदला लेना राजकुमारी चाहता भी था। उस पर अब एक मोहित दिन हो क्या गई। हुआ कि आकाश में राजकुमारी ने बादल उस छाए हुए थे, राजकुमार से पूछा हल्की कि हल्की तुम बारिश कौन हो हो रही थी। और इधर इतने कड़े राजा की पहरे के बेटी बाद को भी नींद तुम नहीं मेरे आ कक्ष रही तक थी। कैसे पहुंच गए? नीलकंठ अपनी राजकुमार ने पत्नी से कहा, कहने जब लगा दिल कि में ये प्रेम हो तो धर्मपाल कोई और भी राजा की कार्य पुत्री के असंभव बीच नहीं में होता है। काफी दिनों से जब से प्रेम मैंने प्रसंग तुम्हें चल देखा रहा है था। तब से मैं तुम्हें राजकुमारी प्रेम कभी करने कभी लगा हूँ धर्मपाल और से मिलने तुमसे विवाह आया करने की करती थी। इच्छा रखता हूँ। इधर जब राजकुमारी को पता राजकुमारी चल ने गया पूछा था कि कि तुम कौन हो धर्मपाल और कहाँ से अपने आए गांव हो, से लौट आया तब है। राजकुमार ने उसने अपनी सोचा पूरी कि राम वीरभद्र कहानी तो उसे सुना अब दी। चला ही गया होगा। राजकुमार की इधर कहानी सुनने के राजकुमारी बाद रात में उठकर राजकुमारी अपने के मन प्रेमी में उसके धर्मपाल लिए से मिलने के सहानुभूति हो लिए गई। उसके अब कमरे तो में रोज आ पहुंची। राजकुमारी चंद्रप्रभा संयोग से उसी उस समय राजकुमार से वीरभद्र मिलने किसी उस काम से बगीचे उधर ही में आया घूमने करती आया थी। हुआ था। एक दिन अचानक राजकुमारी जैसे ने कि कहा, वीरभद्र राजकुमार, धर्मपाल के मेरे कमरे पिता के पास तुम्हारे पहुंचा साथ तो मेरा विवाह उसे कभी नहीं धर्मपाल के करेंगे, कमरे से इसीलिए किसी स्त्री मैं की तुम्हारे आवाज साथ सुनाई दी। भाग चलती हूँ वीरभद्र ने और कमरे के कहीं अंदर दूसरी झांक जगह देखा चलकर तो हम अपना विवाह कर धर्मपाल के लेंगे साथ और राजकुमारी आनंद को पूर्वक रहेंगे। देखकर उसकी आंखें राजकुमारी फटी की उस फटी राजकुमार रह के गईं। साथ घोड़े पर वीरभद्र सवार यह सब होकर देखकर भाग गई चुपचाप और अपने कमरे काफी की दूर ओर जाने चला के गया। बाद उन दोनों इधर ने एक धर्मपाल झोपड़ी बनाई राजकुमारी और करुणा से विवाह कहने करके लगा साथ कि दोनों देखो, रहने लगे। इस समय दोनों वीरभद्र को हमारी रहते राह रहते बहुत में समय सबसे बड़ा बीत रोड़ा गया है, और इसीलिए वह तोता भी तुम उन्हीं कुछ भी के साथ करके रहने वीरभद्र लगा। को यहाँ अब से साधु निकलवा दो महाराज उस सेठ से तो कहने हम लगे, सेठ निश्चिंत हो जी, एक दिन जाएंगे। वह तोता उस राजकुमारी राजकुमार से करुणा कहने ने लगा, कहा, मित्र, देखो तुम अब चिंता आप क्यों अपने करते घर हो, चले जाइए। मैं पिताजी से अब कहकर आपके इसे पिता का मृत्युदंड गुस्सा भी दिलवा शांत दूंगी। हो चुका यह होगा। कहकर अब राजकुमारी वहां आपके से पिता चली गई। आपसे कुछ नहीं इधर कहेंगे। वीरभद्र मन ही जब वह मन आपको सोचने अपनी लगा बहू कि के साथ देखेंगे तो धर्मपाल वह राजा आपको की बेटी जरूर से माफ प्रेम कर कर देंगे। रहा है। उस तोते यह की तो बात राजा के मानकर साथ वह धोखा दोनों है। राजकुमार और मुझे यह उसकी खबर पत्नी अपने महाराज को नगर के देनी लिए चल चाहिए। दिए। वीरभद्र चलते यही चलते रास्ते सोचकर में राजा एक को नदी पड़ी। संदेश देने उस के नदी लिए पर एक चला गया। नाविक नाव चला तभी रहा उसे था। साधु महाराज की राजकुमार वह अपनी तीसरी पत्नी बात को याद लेकर आई। नाव में बैठ साधु गया। ने कहा था जैसे कि ही अगर नाव किसी का नदी गुप्त के भेद बीचों बीच पता पहुंची, चल एक जाए तो तूफान आया उसे किसी को और देखते कभी ही नहीं बताना देखते चाहिए, नाव पानी में वरना बहने खुद लगी। मुसीबत में नाव पड़ में सकते पानी हो। भर आया। यही बात राजकुमार और सोचकर राजकुमारी वीरभद्र राजा पानी को में इधर वह उधर भेद डूबने बताने का लगे। विचार धीरे त्याग धीरे दिया। जब नाव सोचने पूरी लगा कि तरीके अगर से यह डूब बात गई तो मैंने राजा को राजकुमार बताई और तो राजकुमारी हो पानी सकता में है बहने राजा लगे। कहेंगे कि पानी तो के मेरी बहाव बेटी से को राजकुमार झूठा बहुत बदनाम दूर कर पहुंच रहा गया है, और उल्टा मैं ही राजकुमारी राजा के चंद्रप्रभा क्रोध भी का उस शिकार पानी बन में बहती जाऊंगा। हुई यही एक दूसरे सोचकर राज्य वीरभद्र के राजा अपने के कमरे बगीचे में में लौट जा आया पहुंची। और बगीचे में चुपचाप रहने अपनी वाला चारपाही पर माली लेट जब गया। राजकुमारी को नीलकंठ अपनी पत्नी बेहोश से फिर अवस्था बोला में कि नदी देखा, के किनारे पड़ा इधर देखा तो राजकुमारी वह करुणा जाकर राजा को धर्मपाल यह से खबर दे मिलने के दिया। बाद राजा जब अपने सुंदर कमरे में लड़की को चली देखा गई तो और वह उस पर अपने मोहित हो कमरे का गया अंदर और से दरवाजा सुंदर बंद राजकुमारी कर को दी देखकर और जोर उसे जोर से रोने अपने और महल में चिल्लाने ले लगी, आया बचाओ और बचाओ। राजवैद्य से इधर उसका इलाज राजकुमारी के करवाया। बारे में जब राजा राजकुमारी को ठीक खबर हो मिली गई थी। तो एक राजा दिन अपनी वह बेटी के पास पहुंचा राजकुमारी से कहने और लगा, अपनी पुत्री राजकुमारी, से पूछने तुम्हारा लगा, इस दुनिया में बेटी क्या कोई हुआ, नहीं है, तुम क्यों अब रो तुम रही हो। हमारी पत्नी अब बन तो जाओ, राजकुमारी तुम करुणा ने हमारी रानी प्रिया बन जाओ चरित्र रच और लिया था। हमारे कहने महलों लगी, में पिताजी बड़े आराम के साथ आपने जिस रहो। नए नौकर को राजकुमारी नौकरी पर चंद्रप्रभा रखा है, बहुत ही बुद्धिमान तुम्हारे थी। इस नौकर उसने ने अपने मन मेरे में साथ रात विचार में किया कि मेरे यदि कमरे में वह इस समय आकर राजा मेरी को इज्जत विवाह लूटने करने का से मना प्रयास करती किया है है। तो जब मैं राजा चीखी उसके साथ चिल्लाई जबरदस्ती तब यहाँ करेगा। से भाग गया। इसीलिए तुम्हारे उसने द्वारा दी राजा से गई कुछ अंगूठी दिनों का के लिए उसने समय मांग लिया। नाजायज फायदा उठाया है। राजकुमारी बोली, अंगरक्षकों को राजा अंगूठी साहब, दिखाकर महल थोड़े के दिन अंदर घुस ठहर गया जाओ, होगा। उसके बाद मैं बेटी के मुख तुमसे से विवाह यह कर बात लूंगी। सुनकर राजा कहने राजा ने लगा, उसकी तुम बात चिंता मान मत ली। करो। अब उसकी इतनी राजकुमारी उस मजाल राजा जो के महल तुम्हारे में महल में रहने घुस लगी आया, और
मैं अभी रोज उसे गरीब बुलाकर असहाय उसकी लोगों खबर को लेता हूँ। भोजन करवाने लगी। राजकुमारी ने उधर कहा, अब क्या हुआ पिताजी, कि उसकी उधर खबर जो लेने उसका से पति था कोई और फायदा नहीं राजकुमार है।
जो उसकी पानी में बह विस्थापित के गया लिए था उसे वह जब तक बेचारा मुसीबत का मृत्युदंड मारा नहीं हुआ दिया जाएगा इधर उधर तब तक घूमता मैं हुआ अन्न जल उसी जगह ग्रहण पर नहीं भोजन की करूंगी। तलाश में पहुंच राजा ने गया कहा, जहाँ बेटी ऐसा ही राजकुमारी होगा, गरीबों को कल भोजन मैं उसे कराती थी मृत्युदंड दे दूंगा। वही राजकुमार राजकुमारी भी को पहुंच गया आश्वासन देकर राजा राजकुमारी ने अपने उसे महल के देखते ही लिए चला पहचान गया। लिया इधर और राजकुमारी उसकी मन ही आंखों मन में बड़ी आंसू प्रसन्न भर होने आए लगी। उसके बाद राजकुमारी ने राजकुमारी राजकुमार को निश्चिंत एकांत होकर में अपने बुलाया बिस्तर पर और सो गई। सारी घटना राजा अपने विस्तार कक्ष में पूर्वक उसे पहुंचा, बता दी परंतु और कहने उसकी लगी, आंखों से स्वामी आप नींद उड़ यहाँ चुकी आराम से थी। रहिए वह और सोच रहा किसी था, राजा की कल सुबह नौकरी में कीजिए वीरभद्र को जब हमें मौका दरबार में मिलेगा तब बुलाकर हम मृत्युदंड यहाँ दे से दूंगा। भाग चलेंगे परंतु और तभी उसके दिमाग राजकुमार में एक उसकी दूसरा बातों विचार से आया। सहमत हो गया राजा सोचने लगा कि राजकुमार राजा अगर का दरबारी नौकर लोग बनकर महल मुझसे में रहने पूछेंगे लगा कि वह नौकर को राजकुमारी किस की बात का सहायता करने मृत्युदंड लगा दिया गया है, गरीबों को तो भोजन मैं क्या परोसने लगा कहूँगा? लेकिन अगर मैं राजा बताऊंगा को कि यह नहीं पता उसने था मेरी कि बेटी की राजकुमार इज्जत उसका लूटने पति का है प्रयास किया राजा है, तो उसे तो अपना इसमें नौकर मेरी समझता था ही बदनामी उधर होगी। एक दिन लोग पीठ राजकुमारी पीछे चंद्रमुखा मेरी बुराई, तभी राजकुमार के राजा के साथ दिमाग पक्षियों में को दाना एक चुगा दूसरा रही उपाय थी आया। एक दिन सोचने वही लगा कि तोता मैं इसे राजकुमारी के कानून के यहाँ तहत दाना तो चुगने सजा नहीं दे आया सकता तो हूँ, उस तोते मैं ने इसे किसी राजकुमार और के और हाथों राजकुमारी मरवा को दूंगा। पहचान लिया नीलकंठ अपनी पत्नी राजकुमारी से ने कहने तोता लगा को देखा कि तो उसी उसकी शहर के आंखों में बाहर एक आंसू छलक कसाई आए रहता था, उन्होंने वही तोता को उसका पूरी बूचड़ राम खाना था। कहानी सुना दी वह कि रोजाना वे जानवरों किस को राजा काट के यहाँ कर फंस चुके उसका हैं मांस और बाजार में राजा को बेचा भी नहीं करता पता था। है कि तभी वह राजा पति के पत्नी दिमाग है में उस तब तोता कसाई का कहने लगा ध्यान आया। राजकुमार आप सोचने चिंता लगा मत कि करो मैं कल इसे आज रात कसाई राजा के के सभी हाथों सैनिक सो मरवा दूंगा। जाएंगे तब इधर हम अगले तुम्हें दिन यहाँ जब से राजा सोकर निकाल उठा कर तो तुम्हारे पिता के टहलने घर के पहुंचा लिए देंगे चला गया। जब रात टहलते हुई तो टहलते राजा नगर से के बाहर सभी उस सिपाही कसाई के गहरी बूचड़ नींद में सो खाने पर गए पहुंच गया। जब सभी सैनिक कसाई सो ने गए तो देखा इसी कि समय राजा स्वयं राजकुमारी और मेरे पास राजकुमार चलकर आए रात हैं, के तो अंधेरे एकदम में चरणों महल में से गिरकर निकल पड़े बोला, महाराज राजकुमार अपने आपने पिता के यहाँ राज्य आने में का पहुंच कष्ट गया कैसे किया? राजकुमार मुझे अपनी खबर पत्नी भिजवा को दी साथ होती लेकर तो मैं अपने स्वयं पिता के तुम्हारे पास पास पहुंचा चला था आया होता। उन्हें देखकर राजा ने राजकुमार का कहा, पिता नहीं, बड़ा ही यह काम प्रसन्न तो हुआ मुझे आकर ही उसे करना अपनी था। करनी पर मुझे तुमसे पश्चाताप कुछ हुआ जरूरी कि काम उसने करवाना है। अपने पुत्र को तुम्हारे नगर पास से एक निकाल आदमी को कर भेजूंगा, बहुत बुरा तुम्हें किया उसका था सर काट वह देना बार है बार और अपने पुत्र से उसके बाद क्षमा में मांगने फिर एक लगा आदमी को तब भेजूंगा, राजकुमार ने बताया एक कि कपड़े में पिताजी बांधकर मेरी तुम्हें रक्षा उसके इस सिर तोते को ने की उस है आदमी को जिसे आप दे मारना देना है। चाहते थे इस बात से उसी ने किसी मेरे को प्राण भनक बचाए नहीं लगनी हैं और चाहिए। मुझे यह शत्रुओं सुनकर से कसाई छुटकारा एकदम दिलाया है चौंक गया। राजकुमार के मुख इस काम से के तोते बदले की हम बात तुम्हें सुनकर हर बहुत राजा बड़ा बहुत ही इनाम प्रसन्न हुआ देंगे। और यदि तुमने उसी यह दिन काम से नहीं राजा ने किया तो प्रण हम किया कि तुम्हें आज से और तुम्हारे हमारे परिवार राज्य को में जेल कोई में भी डलवा पशु देंगे। पक्षियों को नहीं राजा की मारेगा धमकी और को सुनकर सभी लोग कसाई तुम्हें डर दाना गया देंगे और बोला, वह महाराज साधु रूपी आप चिंता महाराज मत उस करो, शेर से कहने आप लगे जिसे भेजेंगे शेर जी मैं उसका इस सर प्रकार काट कुछ कर बातें बताने उसके पर धड़ को जीवन में कोई जानवरों के संकट कटे आ हुए सकता है अंडों के साथ इसीलिए मिलाकर यह बातें बाहर किसी फेंकवा को दूंगा कभी भी और नहीं बताना उसके सिर को चाहिए तुम्हारे जिससे पास भिजवा दूंगा। आपने अपने इस पति तरह को राजा बताया उस था कसाई कि को आप आदेश किस प्रकार देकर धन अपने अर्जित महल को करते लौट हैं आया। और उधर आज आपका कसाई राजा व्यापार के खतरे भेजे में पहुंच हुए गया आदमी है की सेठ को प्रतीक्षा अपनी करने गलती लगा। का एहसास महलों हुआ में और पहुंचकर वह राजा ने अपनी सैनिकों पत्नी के को द्वारा समझाने लगा कि तुम वीरभद्र को इन बातों बुलवाया को और किसी कहा को कि मत बताया करो वीरभद्र, तब मैं से तुम्हें किसी जरूरी सेठ और काम से सेठानी नगर दोनों से ही बाहर भेज रहा साधु हूँ की बातों पर अमल और करने मुझे लगे विश्वास है कि यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। वीरभद्र ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब राजा कहने लगा कि तुम्हें अभी शहर के बाहर एक बूचड़ खाना है, वहां जाना है, वहां कसाई से मिल लेना और वह जो भी चीजें तुम्हें दे दे चुपचाप तुम उसे लेकर लौट आना। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, यह काम तुम्हें बिल्कुल गुप्त रूप से करना है, किसी को किसी बात का पता नहीं चलना चाहिए। वीरभद्र ने कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं आपके काम के लिए अभी जाता हूँ। इतना कहकर वीरभद्र फौरन उस कसाई के पास चल दिया। चलते चलते नगर से बाहर निकला, उसने देखा कि
वहाँ एक कुटिया है और कुटिया के बाहर साधु संत भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। वीरभद्र उस कुटिया के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी कुछ साधु कहने लगे, आओ बच्चा, थोड़ी देर यहाँ बैठकर भगवान का कीर्तन करो, सब कुछ यही रह जाएगा, केवल साथ यही जाएगा। तब वीरभद्र ने कहा, क्षमा करना महाराज, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, इस समय मैं रुक नहीं सकता हूँ। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। तभी अचानक उसके दिमाग में साधु महाराज की चौथी बात याद आ गई कि चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, लाखों का नुकसान हो जाए, अगर राह चलते हुए कोई प्रेम से 2 मिनट बैठने को कहे तो उसके पास 2 मिनट जरूर बैठना। साधु की यह बात मन में आते ही वीरभद्र उन साधुओं की मंडली में बैठ गया और भगवान का भजन कीर्तन करने लगा। इधर धर्मपाल सोचने लगा कि राजा ने सुबह सुबह वीरभद्र को अपने पास क्यों बुलाया है और वह अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया। यही देखने के लिए धर्मपाल महल के आसपास टहल रहा था। तभी राजा की खिड़की से राजा ने उसे देख लिया। राजा ने सोचा कि क्यों ना धर्मपाल को ही वीरभद्र का सिर लाने के लिए भेज दिया जाए। अब तो राजा ने धर्मपाल को बुला लिया और आदेश दिया कि तुम इसी क्षण कसाई के बूचड़ खाने पर चले जाओ और कसाई तुम्हें जो भी चीजें भेंट करे उसे चुपचाप लेकर चले आना और लाकर राजकुमारी के कक्ष में रख देना। रास्ते में तुम उस सामान को खोलकर देखने की भूल मत करना। जैसी आज्ञा महाराज। इतना कहकर धर्मपाल कसाई के पास चल दिया। नीलकंठ अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, देखो होनी को जो मंजूर होता है वही होता है। पहले कसाई के पास वीरभद्र को जाना था, लेकिन वीरभद्र तो वहां साधु संतों के साथ कीर्तन करने में मस्त हो गया था। इधर तब तक धर्मपाल कसाई के पास पहुंच गया और बोला, भाई, मुझे राजा साहब ने भेजा है। उन्होंने बताया है कि कोई जरूरी चीज तुम्हारे यहाँ से ले जानी है। कसाई समझ गया कि मुझे इसी का सिर कलम करना है। कसाई कहने लगा, हाँ भाई, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। धर्मपाल नहीं जानता था कि कसाई ने उसे अंदर जाने के लिए क्यों कहा है। धर्मपाल राजा की योजना से बिल्कुल अनजान था। कसाई धर्मपाल को अंदर लेकर गया। कसाई अपने धारदार हथियार से धर्मपाल की गर्दन उड़ा दिया। उसके सिर को एक पोटली में बांधकर रख दिया और उसके धड़ को उठाकर गिद्धकौओं को खाने के लिए बाहर फेंकवा दिया। कसाई राजा के दूसरे नौकर के आने का इंतजार करने लगा। उधर वीरभद्र साधु संतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करने में मस्त था। जब काफी देर हो गई, भजन कीर्तन में उसे बहुत आनंद आ रहा था। सभी साधु कीर्तन बंद करके चले गए। उधर वीरभद्र भी वहां से चलता बना। तब उसे ध्यान आया कि राजा ने कसाई के पास मुझे भेजा था। एकदम कसाई के घर की तरफ वीरभद्र दौड़ने लगा। थोड़ी ही देर में जब वह कसाई के पास पहुंचा तो कसाई कहने लगा कि मैं महाराज के पास से ही आया हूँ, उन्होंने कोई चीज मंगाई है। कसाई उसे धर्मपाल के सिर की पोटली दे दिया और कहने लगा, भाई, इसे खोलकर रास्ते में मत देखना, वरना राजा साहब तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। इस तरह से वीरभद्र धर्मपाल का सिर लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा और उनकी बेटी उस समय एक ही कक्ष में मौजूद थे। राजा कह रहा था, बेटी बेटी, आज वीरभद्र का काम तमाम हो ही गया है।
कुछ ही देर में धर्मपाल वीरभद्र का सिर लेकर आता ही होगा। और तभी वीरभद्र राजकुमारी के कमरे में दाखिल हुआ। वीरभद्र को जीवित देखकर वे दोनों अचंभित रह गए। कहने लगे, तुम यहाँ पर कैसे? वीरभद्र बोला, महाराज, कैसी बातें करते हो? आपने ही तो मुझे कुछ विशेष वस्तु को लाने के लिए कसाई के पास भेजा था। कसाई ने जो चीज मुझे दी है वह मैं लेकर सीधा चला आ रहा हूँ। मैं तो कहीं एक मिनट भी नहीं ठहरा था। राजा उस पोटली को खोलने लगा। धर्मपाल का कटा हुआ सिर देखकर राजकुमारी की चीख निकल गई। राजा को यह समझते देर नहीं लगी कि वीरभद्र की जगह जरूर धर्मपाल वीरभद्र से पहले वहां पहुंच गया होगा। राजा की बेटी करुणा कहने लगी, पिताजी, आपने धर्मपाल को क्यों मरवा दिया? राजा के पास कोई जवाब नहीं था। इतने में राजकुमारी धर्मपाल के कटे हुए सिर को लेकर जोर जोर से रोने लगी और वह कहने लगी, मैं नहीं जानती थी कि मेरी चाल तुम्हारे लिए ही उल्टी पड़ जाएगी, वरना मैं ऐसा खेल कभी नहीं खेलती। तुम्हारे कहने से ही मैंने वीरभद्र पर आरोप लगाया था। तुम्हारी खुशी के लिए मैं उसे मरवाना चाहती थी, लेकिन वीरभद्र खुशकिस्मत है। राजकुमारी पागलों की तरह रो रही थी। राजकुमारी के मुख से जब यह बात राजा ने सुनी तो राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा को पता चल गया कि मेरी बेटी ने निर्दोष वीरभद्र पर दोष लगाया था। राजा एकदम से क्रोध में आकर अपनी तलवार खींच लिया और अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, बिल्कुल सच सच बताओ, क्या वीरभद्र को जान से मरवाना तुम्हारी एक चाल थी? सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। डर के मारे राजकुमारी ने सारी बात बिल्कुल सही सही अपने पिता को बता दी। राजा ने अपना सिर पकड़ लिया और कहने लगा, मैं यह क्या करने जा रहा था? मेरी बेटी के कहने पर एक निर्दोष को जान से मरवाने वाला था। भगवान, तुमने मुझे बचा लिया, मुझे माफ करना। इधर राजकुमारी करुणा ने अपनी तलवार निकाली और अपने पेट में मार ली और मरते मरते कहने लगी, पिताजी, मुझे माफ कर देना। मैंने एक निर्दोष आदमी की जान लेनी चाहिए। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी है। मुझसे मेरा प्रेमी छीन लिया है। इतना कहकर राजकुमारी अपने प्राण त्याग दी। इस घटना से राजा इतने विचलित हो गए कि अब राजा को वैराग्य हो आया। नीलकंठ कहने लगा, इधर अगले दिन राजा ने दरबार में अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं अपना यह राज्य त्याग रहा हूँ। मैं आपका राजा कहलाने के योग्य नहीं हूँ, इसीलिए मैं अपने स्थान पर अपने नौकर वीरभद्र को यहाँ का राजा नियुक्त करता हूँ। राजा का फैसला सुनकर सभी दरबारी हैरान थे। सबने मिलकर राजा को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजा फैसला कर चुके थे और वह वीरभद्र को राजा बनाकर जंगल को चले गए। इधर सारी प्रजा ने वीरभद्र को राजा स्वीकार कर लिया। राजा के रूप में वीरभद्र बड़ी ही कुशलता से राजपाट चलाने लगा। नीलकंठ अपनी पत्नी से कहने लगा, प्रिय, अगर किसी की किस्मत में राजसी लिखी है तो वह दूसरे देश में जाकर भी राजा बन जाएगा। यही उसी राजा की कहानी है जहाँ ईश्वर का न्याय होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब वीरभद्र राजा तो बन गया, मगर उसके दिमाग में एक बात घूम रही थी कि उन साधु महाराज की उन 5 बातों ने मेरी जान बचाई है। यहाँ तक कि मुझे यहाँ का राजा भी बना दिया। मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए।
ऐसा निश्चय करके राजा वीरभद्र उस साधु के पास पहुंचा और ससम्मान साधु से भेंट करने लगा और पूछा, महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। मुझे पहचानो, मैं वही व्यक्ति हूँ जो कुछ दिन पहले आपके साथ रास्ते में मिला था और आपने मुझे 5 बातें बताई थी। आज मैं एक राजा बन गया हूँ। आपकी बातें मेरे जीवन में बहुत काम आई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप तो एक साधु संत हैं, फिर आपने मुझसे सोने की असरफियाँ क्यों ले ली? आप मुझे उपदेश बिना कीमत लिए भी दे सकते थे, परंतु आपने एक एक उपदेश के लिए एक एक असरफी ली थी। तब साधु कहने लगा, बेटे, कहते हैं कि मुफ्त की चीज को उन लोग जीवन में ठीक से उपयोग में नहीं लाते हैं। उपयोग में वही वस्तु लाते हैं जिसमें मेहनत लगी हो, जिसमें कठोर श्रम लगा हो, जिसमें धन लगा हो। मुफ्त की वस्तु को, मुफ्त के धन को लोग पानी की तरह उड़ाते हैं। अगर मैं आपको ज्ञान मुफ्त में देता तो शायद आप उसका पालन नहीं करते। साधु से मिलकर राजा वीरभद्र अपने नगर में आकर सुचारू रूप से राजकाज को चलाने लगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।